औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिज़वान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आज का हमारा मौजू है डेंगू फ़ीवर। डेंगू बुखार जो है वो एक वबाई मर्ज़ है, ये वायरल इन्फेक्शन की तरह है और ये आमतौर पर मानसून बारिशों के शुरू होने से ये शुरू होता है और उसके बाद ये दिसंबर तक चलता है। ये एक ख़ास किस्म के मच्छर से होता है जिसके ऊपर सफ़ेद किस्म के धब्बे होते हैं और ये मच्छर इंसान को आमतौर पर तुलुए आफ्ताब के वक़्त और ग़ुरूब आफ्ताब के वक़्त काटता है और जब उस वक्त काटता है तो उसके बाद इसके अंदर वो वायरस इंजेक्ट हो जाता है इंसान के अंदर और उससे ये बुखार होता है और उससे फिर ये एक बड़ी कर्बनाक कैफियत से मरीज़ गुज़रता है और तकरीबन 7 दिन जो है वो इंतहा का जो है ना उसको बुखार, हड्डियों में दर्द और बाकी सारे मामलात होते हैं, जिसके बाद फिर वो रिकवरी की तरफ आना शुरू हो जाता है। डेंगू बुखार की अलामात या सिम्टम्स जो हैं उस पर अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो यह है कि इंसान को जब ये वायरस इंसान के अंदर इंजेक्ट हो जाता है किसी मच्छर के ज़रिए से, तो उसके बाद उसको हल्का बुखार महसूस होता है। ये बुखार आहिस्ता आहिस्ता तेज़ होना शुरू हो जाता है, नज़ला होता है, गले में जो है ख़राश पैदा हो जाती है, टांगों में दर्द शुरू हो जाता है और फिर यह है कि टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है और बुखार तो फील हो रहा है, दर्द है, थकावट है, लेकिन इसके साथ साथ यह है कि जिस्म ठंडा है और टेम्परेचर लो है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, गुनूदगी होती है, फिर बाज़ दफ़ा जो है वो तशन्नुज हो जाता है और शदीद हालतों में ये होता है कि गुनूदगी होना शुरू हो जाती है, बेहोशी होना शुरू हो जाती है और इसके साथ साथ यह है कि सर में शदीद दर्द होता है। और डेंगू बुखार के अंदर इंसान जब सीवियर कंडीशन में आ जाता है तो उसके नाक से, उसकी आँखों से, उसके मसूड़ों से और बाकी जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों से जो है वो खून निकलना शुरू हो जाता है। ये वो अलामात हैं जो सीवियर कंडीशन में होती हैं, लेकिन इससे पहले आम तौर पर जब इन्फेक्शन होता है तो 3-4 दिन तक तो सिर्फ सुस्ती, काहली और कोई काम करने को दिल न चाहना, भूखा जाते रहना और नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाना, थकावट का रहना, ये 2-3 दिन जो है ना इस तरह की अलामत होती हैं। जब बाकायदा तौर पर वायरस जो है वो पूरा उसके अंदर असर पज़ीर होता है खून के अंदर और फिर जो है प्लेटलेट्स को कम करना शुरू कर देता है, तो फिर उसकी सीवियर अलामत जो है वो शुरू होती हैं। डेंगू बुखार की काजेज़ क्या हैं या वजूहात क्या हैं? ये मच्छर से फैलता है और एक ख़ास किस्म के मच्छर से फैलता है जो मच्छर बड़ा सफाई पसंद है। वो साफ़ पानी पर रहना पसंद करता है, उसके अंडे और लार्वे जो हैं वो भी साफ़ पानी पे परवरिश पाते हैं और ये ख़ास तौर पर जैसे हमारे जो रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज है, उनके नीचे जो ट्रे होती है उसमें पानी खड़ा रहता है, वो साफ़ पानी होता है। गमलों के अंदर साफ़ पानी होता है और हमारी बाज़ क्यारियों के अंदर हम जो साफ़ पानी होता है वो जब हम उसको पानी देते हैं, बाद लोगों ने टायर जो है घर में रखे होते हैं, छतों पे पड़े होते हैं अक्सर, तो वो बारिश का पानी जब उसमें आ जाता है तो वो पानी बिल्कुल साफ़ होता है। इस तरह के बारिश का पानी अगर किसी साफ़ जगह पर खड़ा है तो वो भी बिल्कुल साफ़ पानी हो तो उसके ऊपर ये परवरिश पाता है। और पानी जो डांपे बगैर रखा हुआ हो, कोई टब है, कोई और जगह है जहाँ पे पानी पड़ा रह जाए, तो उसके ऊपर ये जो है वो नशन हुआ पाता है और यही मच्छर जो है वो फिर ये काटता है। यही ख़ास काजेज़ हैं, यही ख़ास वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर जो है ना ये डेंगू फ़ीवर जो है वो पनपता है। तो अब इसकी तशख़ीस यानी डायग्नोजिंग के हवाले से हम बात करते हैं कि डेंगू फ़ीवर की तशख़ीस कैसे होती है। तो सबसे बड़ा टेस्ट तो इसका प्लेटलेट्स ही है, तो जो हमें सीबीसी के ज़रिए से टेस्ट हो जाता है, फिर पीसीआर के ज़रिए से
हम टेस्ट कर सकते हैं। सीवियर किस्म की कंडीशन जब वो दिमाग पर इसके असरात मुरतब होना शुरू हो जाएं या हराम मगज़ पर, तो फिर हमें इसका सीटी स्कैन भी करवाना पड़ सकता है या इसकी जो है एमआरआई करवाई जा सकती है। और अगर लिवर पर और बाकी जो है लंग्स पर इसके कोई असरात मुरतब हो रहे हैं तो उसके लिए हमें एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। और अगर ये बुखार जो है वो ज़्यादा लंबा हो जाए और उसकी वजह से ये जिगर को भी अफेक्ट करना शुरू कर दे, तो फिर हमें आमतौर पर जो है वो अल्ट्रासाउंड करवा कर जिगर के साइज़ को देखना पड़ता है। और यूरिन का टेस्ट भी करवाया जाता है, यूरिन कम आ रहा है, येलो आ रहा है, तो उससे भी पता चलता है कि इसकी कितनी शिद्दत है। असल में डिहाइड्रेशन जो है वो भी साथ होना शुरू हो जाती है। होता यह है असल में कि जब डेंगू फीवर होता है तो उस वक़्त इंसान के जो सबसे बारीक चीज़ होती है खून के अंदर, वो प्लेटलेट्स होते हैं। वो प्लेटलेट्स जो हैं वो खून की नालियों में जब ये वायरस हमलावर होता है तो सुराख हो जाते हैं उनमें, और जब वो ये बारीक सुराख जो होते हैं उनमें से प्लेटलेट्स जो चूँकि सबसे छोटे जो हमारे जिस्म के अंदर जो सेल्स होते हैं खून के अंदर, तो वो फिर सबसे पहले इनमें से निकलना शुरू होते हैं। जब वो बाहर निकलते हैं तो ब्लड में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। प्लेटलेट्स की कमी होने की वजह से फिर कमज़ोरी होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है और बुखार और गनूदगी और ये सारी कैफियत फिर पैदा होती हैं। लेकिन ये प्लेटलेट्स जो हैं ये अकेले नहीं निकलते हैं, इनके साथ साथ हमारे जिस्म के अंदर से वाटर भी जो है वो ब्लड में से निकलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है। डिहाइड्रेशन होने की वजह से अगर पेशाब आना बंद हो जाए तो ये बहुत सीवियर कंडीशन होती है, और अगर पेशाब कम आ रहा है और बहुत येलो आ रहा है तो इसका मतलब है कि लीवर के ऊपर बहुत लोड है और जिसकी वजह से लीवर जो है वो इनलार्ज हो जाता है। तो इस तरह से ये जो कह लें कि ये एक सिंड्रोम की शक्ल इख्तियार कर जाता है कि मल्टीपल डिजीज़ की तरफ ये चला जाता है। बाज़ दफ़ा इसकी वजह से अगर ये बुखार जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाए तो लकवे का, फालिज का ख़दशा भी होता है और सकते का ख़दशा भी होता है, बेहोशी का ख़दशा भी होता है कि इसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं। नाक से और जो मतलब बारीक झिल्लियाँ हैं उनमें से खून का आना भी, आँखों से खून का आना, मकद से खून का अखराज शुरू हो जाना, मसूड़ों से खून का निकलना शुरू हो जाना, ये चीज़ें भी इसके अंदर इसी वजह से पैदा हो जाती हैं कि प्लेटलेट्स जो हैं वो जब बाहर निकलते हैं तो स्किन जो है वो अल्सरेटिव हो जाती है, वहाँ पे अल्सर्स पैदा हो जाते हैं। अगर हम डिहाइड्रेशन से बॉडी को बचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इम्यून सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए कोई मेडिसिन लें तो उसके ज़रिए से इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट यानी डेंगू फीवर का इलाज हम क्या कर सकते हैं। होम्योपैथी के अंदर डेंगू फीवर का बहुत अच्छा इलाज अलामत के मुताबिक मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे बड़ी जल्दी रिकवरी भी हो जाती है और हिफ्ज़ मुक़द्दम के लिए भी बहुत अच्छी अद्वियात होम्योपैथी के अंदर मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि जब तक हम कोई मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले उसके पूरे सिम्टम्स नहीं ले लेते, उस वक्त तक कोई मेडिसिन कारगर साबित नहीं होती। मसलन अगर डेंगू फीवर के अंदर ये अलामत पाई जाती है कि ब्लड प्रेशर इंतहाई लो रहता है, जो गनूदगी है वो रहती है, बेचैनी है, बुखार है, तो इसके लिए हम जलसीमियम मेडिसिन जो है वो देंगे। टेम्परेचर भी लो है लेकिन बुखार की सी कैफियत है और गनूदगी है, तो इस वक्त जलसीमियम बहुत अच्छा काम करती है। और इसी तरीके से अगर हड्डियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है और इंतहाई नकाहत है, साथ बुखार है, तो इसके लिए हमारे पास यूपेटोरियम बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसके ज़रिए से हम इस बुखार को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए एलोपैथी में इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और अंग्रेज़ी तरीका इलाज में हम सिर्फ बुखार को या पेन को मैनेज करते हैं,
लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर होम्योपैथी में ये मेडिसिन दी जाएँ तो इनके ज़रिए से हम मुकम्मल तौर पर इससे शिफायाब हो सकते हैं डेंगू फीवर से। मसलन अगर नाक से, मुँह से खून आना शुरू हो गया है, मसूड़ों से खून आना शुरू हो गया है, तो उसके लिए क्रोटेलिस बहुत अच्छी मेडिसिन है। लेडमपाल हमारी एक मेडिसिन है होम्योपैथी में कि जो मच्छर को काटने ही नहीं देती। यानी अगर हिफ्ज़ मात कदम के तौर पर इस मेडिसिन को ले लिया जाए तो हम मच्छर के काटे जाने से बच सकते हैं। वो जो अगर फ़र्ज़ किया 4 अफराद एक ही जगह पर लेटे हुए हैं और वहाँ पे मच्छर मौजूद है, तो ज़्यादातर मच्छर उन 3 अफराद को काटेगा जिन्होंने लेडमपाल नहीं इस्तेमाल की हुई। और अगर किसी फ़र्द ने जो एक फ़र्द ने लेडमपाल इस्तेमाल की हुई है तो मच्छर उसको नहीं काटेगा। तो ये बज़ाते ख़ुद एक बेहतरीन तहफ़्फ़ुज़ है। मच्छर से बचने के लिए हमें ख़ास तौर पर ये मानसून बारिशों के सीज़न में टिल दिसंबर जो है हमें ये लेडमपाल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से क्रोटेलिस जो है, जब प्लेटलेट्स बड़ी तेज़ी से गिर रहे हों, जैसे फ़र्ज़ किया कि एक इंसान के अंदर जो है वो 1.5 लाख से कम नहीं होने चाहिए, लेकिन वो अगर 1 लाख पर आ गए हैं, 4.5 लाख से 1.5 लाख के दरमियान अगर हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो सिक्योर है, वो पेशेंट जो है वो उसमें डेंगू उसको नुकसान नहीं दिया है। लेकिन अगर 1.5 लाख से कम हो गए हैं, गिर गए हैं इससे, तो अब इससे कम जब हो जाएं तो फिर वो तेज़ी से गिरना शुरू हो जाते हैं। तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएं तो सीवियर कंडीशन पैदा हो जाती है। उसमें बाकी जितने भी हिफाजती तदाबीर हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन अगर क्रोटेलिस दे दी जाए तो ये एक तो तेज़ी से गिरना कम होते हैं, और अगर उसको रिपीटेड डोज दी जाएँ तो वो ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और पेशेंट जो है वो जो उसको उसकी जान को ख़तरा होता है उससे वो निकल आता है। तो इसलिए क्रोटेलिस को बड़ा मुफीद इन चीज़ों में पाया गया है। और डेंगू फीवर में एक ख़ास अलामत ये होती है कि ये ऊपर वाले दाढ़ में छोटे छोटे सुर्ख रंग के दाने बनना शुरू हो जाते हैं, और ये दाने हलक के अंदर भी होते हैं, जिसकी वजह से कुछ खाने पीने को दिल नहीं चाहता, भूख भी नहीं लगती है, और गला पक जाने की वजह से मतली और कै की कैफियत भी होती है। तो ऐसे दानों की सूरत में और साथ जॉइंट में पेन होता है, ख़ास तौर पर जो है वो लेटे भी आराम करते हुए भी वो पेन जो है वो ख़त्म नहीं होता है, और दिल चाहता है कि उनको कोई गर्माइश दी जाए। तो उस वक्त हम रस्टॉक्स मेडिसिन जो है उसके ज़रिए से ये जो जिस्म पर जो दाने बनते हैं उनसे, जिस्म के अंदर जो दाने बन जाते हैं उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। जॉइंट में जो पेन है उनसे निजात हासिल कर सकते हैं। अगर यह है कि होम्योपैथी में अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स अगर मेडिसिन दी जाए तो बहुत अच्छा इलाज है डेंगू फीवर का। मसलन ये चूँकि एक वबाई मर्ज़ है तो इसको हम सल्फ़र के ज़रिए से भी ठीक कर सकते हैं। सल्फ़र एक बेहतरीन एंटी सोरेटिक मेडिसिन है, तो अगर मियाज़म जो है वो मैच कर रहा है पेशेंट के साथ तो सल्फ़र जो है वो बेहतरीन इसका इलाज साबित हो सकती है। इसी तरीके से अगर अलामात आर्सेनिकम अल्बम की हैं तो आर्सेनिकम अल्ब जो है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है इस पेशेंट के लिए कि जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़त बहुत जो है वो डाउन हो गई हो, और पेशेंट जो है वो इंतहाई खदशात में चला गया हो, तो ये बड़ा अच्छा काम करती है। लेकिन एलोपैथी के अंदर जो मेडिसिन है वो हम इस्तेमाल करते हुए बहुत एहतियात करनी चाहिए। ख़ास तौर पर पेन किलर में डाइक्लोफेन सोडियम है या इसके अलावा एस्प्रिन है, तो ये बाज़ दफ़ा जो है डेंगू फीवर में बड़े नुकसानदेह और मुहल्लिक साबित हो सकती हैं। तो होम्योपैथी के अंदर एक तो यह है कि इन मेडिसिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दूसरी ये है कि ये हिफ्ज़ मात कदम के तौर पर भी काम आ सकती हैं। तीसरा ये है कि जब ये मर्ज़ शुरू हो गया हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी बहुत अच्छा किरदार अदा करती हैं। सीवियर कंडीशन में भी होम्योपैथिक अद्वियात अपना किरदार अदा करके इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो अब आते हैं डेंगू फीवर की प्रिकॉशंस या हिफाजती तदाबीर के हवाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो पेशेंट है, जो जिसको फ़ीवर हो गया है, तो उसको हम किस तरीके से ट्रीट करें। उसके लिए यह है कि उसको आरामदेह खुली जगह, हवादार जगह, लेकिन जहाँ पे मच्छर का आना जाना ना हो, वहाँ पे उसको लिटाया जाए।
मच्छर का आने जाने के मैं इसलिए ख़ास तौर पर कहा है कि जब एक दफ़ा डेंगू वायरस का हमला हो जाता है तो वो पेशेंट अगर रिकवरी की तरफ जा रहा हो लेकिन दोबारा उस पर हमला हो जाए तो वो बाज़ दफ़ा पेशेंट के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए अब उसको ज़्यादा हिफाजत की तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, मच्छरों से बचाने की ज़रूरत है कि जहाँ उसको लटाया जाए वहाँ पे कोई मच्छर मार कॉइल जो है वो लगाई जाए, या कोई उसके ऊपर नेट, कोई जाली, कोई मच्छरदानी वो लगा दी जाए। या फिर यह है कि कोई ऐसे बहुत सारे लोशन हैं जो बॉडी के ऊपर लगा दिए जाएं। बाज़ दफ़ा कमरे में कोई ऐसा मच्छर मार स्प्रे किया जा सकता है जिसके ज़रिए से उसको मज़ीद मच्छर के हमले से बचाया जा सकता है। अगली चीज़ यह है कि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दिया जाए, क्योंकि जब प्लेटलेट्स खून की नालियों से निकलते हैं उस वक्त साथ पानी भी खारिज हो जाता है। जब वो पानी खारिज होता है तो बॉडी में डिहाइड्रेशन हो जाती है। जब डिहाइड्रेशन होती है तो पेशेंट बाज़ दफ़ा कोमे में जा सकता है, बेहोश हो सकता है। इसलिए डिहाइड्रेशन को साथ साथ हमें कंट्रोल करते रहना चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ें देनी चाहिए, पानी ज़्यादा पिए। पानी के अलावा यह है कि मौसमी का जूस है, गन्ने का जूस है, वो पिया जा सकता है। और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, साथ प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए, और इसके साथ साथ ये है कि उसकी बुखार को ठीक करने के लिए और डिहाइड्रेशन को ख़त्म करने के लिए एक बड़ा ही ज़बरदस्त फार्मूला है डेंगू बुखार के दौरान जो है वो जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है। वो ये है कि पेशेंट को आप सेब का जूस दें। सेब के जूस में 2 चम्मच चुकंदर का रस डाल दें, और वो चुकंदर के रस के साथ एक लेमन, हाफ़ लेमन जो है वो हाफ़ लेमन का रस जो है वो डालें उसके अंदर, और उसको दिन में कोई 3-4 दफ़ा ये लिक्विड दें। ये उसके सारे मसाइल हल करेगा, जितने भी हैं। उसको मतली है, कै है, बुखार है, इम्यून सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है, प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं और डिहाइड्रेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें, और ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, टेम्परेचर लो हो रहा है, इन सारी चीज़ों को ये कवर करेगा। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं कि पपीते के पत्तों का रस जो है वो बड़ा कारगर साबित होता है। तो ये बात भी जो इल्म में आई है कि पपीते के पत्ते जो हैं उनका अगर कावा बनाकर पी लिया जाए या उनका रस निकाल कर उतनी मकदार में पिया जाए कि जो पेट को ख़राब ना करे, तो ये भी बाज़ दफ़ा मुफीद साबित होता है। लेकिन ये बात याद रखें कि ये बुखार जो है ये वायरल इन्फेक्शन है और इसने अपना टाइम लेकर ही ख़त्म होना है। बस ये है कि पेशेंट को आप हल्की फुल्की ग़िज़ा दें। वो क्यों हल्की फुल्की ग़िज़ा देनी है कि अगर आप हार्ड ग़िज़ा देंगे तो उसकी वजह से, चूँकि उसकी खून की नालियाँ, अंतड़ियाँ और जो बॉडी पार्ट्स हैं अंदर से वो नरम हो गए हुए हैं, तो वो खून की नालियों पे जब ये सख्त ग़िज़ा जो है वो ठोस ग़िज़ा ज़्यादा जाएगी तो वो हार्ड ग़िज़ा की वजह से वहाँ स्टिफनेस आएगी और वहाँ से वो फट कर जो है वो ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए दलिया, उसके अंदर शहद डाल कर दिया जा सकता है, खिचड़ी दी जा सकती है। फिर यखनी बेहतरीन चीज़ है, मुर्ग की यखनी हो या मीट की यखनी हो तो ये बड़ा अच्छा किरदार अदा करती है इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का भी, और फिर यह है कि नरम ग़िज़ा के तौर पर भी ये दी जा सकती है। चाय रस दिया जा सकता है, ब्रेड और चाय दी जा सकती है। और ये वो चीज़ें हैं कि जो जिस्म पर बोझ भी नहीं बनती हैं और उसके लिए जो है वो खाने में आसानी होती है। पेशेंट को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे उसके नाक से या मुंह से ब्लीडिंग होने का खदशा हो। मसलन हार्ड टूथब्रश जो है वो यूज़ करने से ज़ाहिर है पहले ही वो जो नालियाँ हैं वो उनके अंदर सुराख हुए हुए हैं और वहाँ पे ब्लीडिंग अल्सर मौजूद है। ज़ाहिर है कि जब हम फिर हार्ड टूथब्रश जो है वो यूज़ करेंगे तो उससे ये होगा कि वो ज़ख्मी होने के बाद मसूड़े वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो जब वो ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी तो उसको रोकना फिर कुछ मुश्किल हो जाता है, उसको मैनेज करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो ये तो हैं वो हदायत जो पेशेंट के लिए हैं। अब पेशेंट से हटते हुए एक वबा से मुकाबला करने के लिए हमें एहतियाती तदाबीर क्या करनी चाहिए? उसके लिए सबसे पहली बात तो ये है कि निप द इविल इन द बड, कि बुरे को जड़ से ही ख़त्म कर दिया जाए। मार ही दिया जाए तो ज़ाहिर है अब बुराई नहीं फैलेगी।
ये एक मुसलमा असूल है कि जहाँ काज को ख़त्म कर दिया जाए वहाँ वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। काज है मच्छर, मच्छर ख़ास किस्म का मच्छर है, लेकिन हम उस मच्छर का इम्तियाज़ किए बगैर, जब हर मच्छर ही नुकसानदेह है, आम मच्छर भी तो मलेरिया फैलाने का काज बनता ही है ना जी, तो हम हर मच्छर को मारने की एक मुहिम चला दें कि घर में, महल्ले में, अपने कस्बे में, गली में, शहर में हम बहसीत फ़र्द, बहसीत ख़ानदान और बहसीत अहले महल्ला या बहसीत अहले शहर, हम एक कौम की हैसियत से इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ इसका मुकाबला करने के लिए उठ खड़े हों, और जहाँ कहीं भी जिस तरीके से भी हम मच्छर को मारने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो अदा करें। दूसरी चीज़ यह है कि मच्छर के अमाजगाहों को ख़त्म कर दिया जाए। जहाँ कहीं भी पानी खड़ा है उसको या तो डांप के रखा जाए या उसकी निकासी का इंतज़ाम किया जाए। ये दो ही सूरतें हो सकती हैं। अब देखें, हमारे घरों में जो रेफ्रिजरेटर हैं उनकी ट्रे जो है उसको कभी नहीं हम चेक करते कि उसमें मुस्तकिल पानी खड़ा रहता है। ख़ास तौर पर ये मानसून के बाद मौसम चेंज हो जाता है तो हमारा जो फ्रिज है उसकी जो इतनी गर्मी नहीं होती है कि जिससे वो पानी ट्रे में जो मौजूद है वो ड्राई हो जाए, तो वो कई कई दिन उसी तरह से साफ़ पानी पड़ा रहता है और उसके ऊपर जो है वो मच्छर पनपना शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से छतों पर आमतौर पर गमले रखे होते हैं और उसमें हम जाकर साफ़ पानी जो है ना उसको आबपाशी करते हैं, उनको दे आते हैं पानी। अब उनमें पानी खड़ा रहता है और वो पानी जो है वो डेंगू फीवर का बायस बनता है। इसी तरीके से अक्सर आपने देखा होगा कि जो पंचर लगाने वाली दुकानें हैं उन्होंने टायर रखे होते हैं, तो टायरों में जो है वो जब बारिश आती है तो साफ़ पानी उनमें जमा हो जाता है और वो फिर कई कई दिन बल्कि कई कई महीने वहाँ पे पड़ा रहता है और उन पे मच्छर जो है वो पनपता है। ख़ास तौर पर डेंगू मच्छर की अफजाइश साफ़ पानी पे होती है और उनमें पानी में आना शुरू हो जाता है। अगर हम इसी तरीके से गमलों में, फ्रिज की ट्रेयों में और किसी भी किस्म की जो क्यारियाँ हैं जो जिनमें हम पानी देते हैं उनको, और ये जो टायरों में पानी जमा हो जाता है वो, अगर किसी भी जगह पर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे साफ़ पानी 2 से 3 दिन इकट्ठा पड़ा रहना है, उसको अगर हम उसकी ड्रेन का उसको खाली करने का किसी तरीके से हम इंतज़ाम कर दें तो मच्छर की पैदाइश ही नहीं होगी। जब मच्छर पैदा ही नहीं होगा, डेंगू पैदा ही नहीं होगा तो वो फैलेगा कैसे? उसकी वबा से हम इस तरीके से जो है वो निजात हासिल कर सकते हैं।